वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट लेक्चर में यानी कि अब तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें क्या क्या सीखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं और अभी क्या क्या हमें और सीखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन, देखिए किसी लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले ये जरूरी है कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पहले आना चाहिए सबसे पहले, और वो कौन सा? व्हाट हैव वी लर्न, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि हमने सीख क्या क्या लिया, तब तक हम उसको आगे वाले टॉपिक से रिलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया करपास्कुलर मॉडल, जिसे न्यूटन का मॉडल बोला जाता है, जिसे करपास्कुलर थ्योरी बोली जाती है। ठीक है ना? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन साहब ने मान लिया था कि किस तरीके से जो लाइट है वो कुछ टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। इसके बाद रिफ्लेक्शन को हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, की बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंस होती है, बैक जाती है, बाउंसिंग बैक, किसी पॉली सरफेस पे लाइट आती है, टकराती है और वापस हो जाती है। फिर हमने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो है एंगल्स किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, डिस्टेंसेस कैसे मेजरमेंट की जाती हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और इसके अलावा किस तरीके से जो हमारा पॉली सरफेस है और वो उसको अगर हम प्लेन मान लें तो किस तरीके से लाइट, इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, नॉर्मल होता है, और तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर जाते हैं। ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ रखा है ऑलरेडी। ठीक है। अब अगर हम साइन कन्वेंशन के बारे में देखें तो साइन कन्वेंशन भी हमने समझाया। ठीक है ना? कि किस तरीके से हम पॉजिटिव और निगेटिव के साइन लेते हैं। तो अगर इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, या फिर कर्पस्कुलर मॉडल क्या है, इवन ऑप्टिक्स क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जा करके उनको जरूर देख लें। ठीक है ना? क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। और अब हम बगैर समय को वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक हमारे सामने है वो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं टर्म है, जिसके बारे में जाने बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता है, और वो है फोकल लेंथ। देखिए भाई, फोकल लेंथ क्या चीज है, तो लिखा हुआ है एकदम क्लियर, आप दे सकते हैं कि अगर हमारे पास व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब मैंने आपको समझा रखा है, ध्यान रखेंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि कलेक्शन ऑफ जो रेज होती है उसको ही बीम बोला जाता है। तो आप यहाँ पर बीम कीजिएगा, रे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है एट अ पॉइंट क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर। पोल भी हमने आपको बताया था, अगर याद है, फिर से मैं बता दूं, किसी भी मिरर का सेंटर जो होता है वो पोल होता है। द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और appear to diverge from a point in case of convex mirror, and the point F is called the principal focus। लाइन हमने पढ़ ली। अब इसमें दो वर्ड जो थे, हमारा एक वर्ड था बीम, वो हमने समझा दिया। इसके बाद पोल एक वर्ड था, वो भी हमने आपको समझाया। अब इस लाइन का मतलब अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी हमें समझ में आ जाएगी। क्या करें, कैसे समझा जाए? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जैसा कि अभी तक रहा है, क्या? रे डायग्राम। तो देखिए फटाफट जल्दी से, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक कर्व्ड सरफेस है। ये हमारी कैसी सरफेस है? एक कर्व्ड सरफेस है। चूंकि बात हो रही है मिरर की, इसलिए पॉलिश तो बनता है भाई। तो चलिए पॉलिश कर लेते हैं। ये देखिए,
हमने इस तरीके से इस पे पॉलिश कर रखी है। ठीक, ये पॉलिश कर दी। अब पॉलिश करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस समय मुझे एक कहानी याद आ जाती है, जिसको मैं हमेशा बच्चों से शेयर करता हूँ, क्योंकि बच्चे नाम भूल जाते हैं, कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये नाम ही नहीं याद रहता है। कॉन्वेक्स कहा जाता है, वो कॉनकेव का डायग्राम बना देते हैं, कॉनकेव कहा जाता है, वो कॉन्वेक्स का डायग्राम बना देते हैं। तो इसके लिए हमें कहानी याद आती है, उस कहानी को मैं जरूर शेयर करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। एक जंगल था, उस जंगल में एक केव थी। ये मान लीजिए कि एक केव है। केव का मतलब आप जानते हैं ना, केव का मतलब होता है गुफा, जंगल में शेर की गुफा। ठीक है, तो भाई एक केव थी जंगल में। अब बाहर से जो है एक चालाक लोमड़ी आती है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि इस तरीके से, देखिए भाई फाइन आर्ट नहीं है, इसलिए जो है सिंबॉलिक डायग्राम में ही हम काम चलाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी एक फॉक्स है, एक लोमड़ी है, जो कि आती है, गुफा को देखती है। चूंकि वो चालाक है तो वो पहले ही पूछती है। ठीक है, क्या पूछती है? वही पूछती है गुफा में कौन है, क्योंकि गुफा का दरवाजा अगर आप देखें तो खुला हुआ है। ठीक है ना, तो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है, तो इसलिए वो क्या पूछ रही है, केव में कौन है, केव में कौन है। तो इस तरीके से बनता है कौन केव। देखिए है तो कहानी, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए ये थोड़ी सी जरूरी हो जाती है। तो आपने समझा किस तरीके से गुफा थी और गुफा का मुंह खुला हुआ था, इसलिए फॉक्स ने पूछा कि केव में कौन है, बन गया कौन केव। अब इसी सीन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये गुफा कुछ इस तरीके से होती, लोमड़ी तो वही है, फॉक्स वही है, लेकिन अब की बार जब वो सेकेंड टाइम कभी आती है तो वो गुफा उस इसको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो गुफा है, इसके दरवाजे पर वैक्स लगा हुआ है। वैक्स समझते हैं, मोम लगा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं, कहानी है हमारी, ठीक ना। तो जो केव है उसके जो डोर है उस पे वैक्स लगा हुआ है, तो ये बगैर कुछ पूछे वापस लौट जाती है, तो इससे बन जाता है कॉन्वेक्स। तो अगर गुफा का दरवाजा खुला है तभी तो पूछेगी कि केव में कौन है, और अगर बंद है तो फिर जो बंद है वो किससे बंद है, वैक्स से, मोम से। तो जो वैक्स से बंद है तो बन गया कॉन्वेक्स। तो आई होप कि अब आप पॉलिश को देख करके, पॉलिश अंदर है बाहर है, ठीक है ना, इस तरीके की बुक्स में लिखा रहता है कि पॉलिश अगर बेंट आउट सरफेस है, बेंट इन सरफेस है, तो बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब डायग्राम आता है तो जल्दबाजी में किसी का कहीं डायग्राम मिक्स कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन केव है कि कॉन्वेक्स है। लेकिन अब आप नहीं भूलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि अगर गुफा का दरवाजा खुला है तो आप आराम से पूछ लीजिए कौन केव है, और अगर वैक्स लगा हुआ है तो फिर दरवाजा बंद है, तो फिर वो हमारा कौन वैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो ठीक कि आप किस तरीके से ये जस्टिफाई करेंगे, ये पहचान पाएंगे कि जो हमारा मिरर है वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। इतनी बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल हमने एक इस मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट इज ए लाइन, ध्यान रखेंगे। और लाइन वर्ड का मतलब भी मैंने आपको समझा रखा है। लाइन वो वर्ड, वो चीज है जिसको दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो एक लाइन ऐसी है जो मिरर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, यहाँ पर ये जो आपको हम कह सकते हैं ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, दैट वन, ये जो आपको सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं पोल। क्या बोल रहे हैं? दैट इज पोल, ये पोल है। और ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, इसी पोल से एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये हमारी मेन एक्सिस है, ऐसा हम यहाँ पर बात कहते हैं। अब इतनी बात सभी को समझ में आ गई। हमने एक मिरर लेना है, मिरर का सेंटर लेना है, सेंटर हो गया पोल, और पोल से एक लाइन पास करा देनी है,
वो लाइन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल ले, जो कि डेफिनेशन कह रही है कि अगर एक पैरेलल बीम आती है तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये देखिए एक पैरेलल बीम आपकी आई। ठीक। अब ये पैरेलल बीम जब आएगी तो टकराएगी। ठीक। देखिए आप क्लियर, ये बीम आई और इस मिरर से यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये पोल का पॉइंट तो पी माना जाता है, हमेशा स्टैंडर्ड है, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है। तो ये मिरर पर किसी एन पॉइंट से आकर के टकरा गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब इसकी आगे की कहानी क्या है भाई, मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही। तो रिफ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले जहां पर टकराती वहां से हमें ड्रॉ करना होता है अपना नॉर्मल। तो हम ड्रॉ करने वाले हैं नॉर्मल। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल इस तरीके से ये ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब इसके आगे की कहानी आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे ये जानकारी है कि इसके आगे कहानी आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल से स्टार्ट होते हैं और चलते हैं इंसिडेंट रे की तरफ। तो नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे की तरफ चलते हैं तो हमें एक एंगल मिलता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई। तो जितना एंगल इंसिडेंस का होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होता है, यानी कि हम इधर भी उतने ही एंगल पर आते हैं और आर लिख देते हैं। और अब बगैर टाइम वेस्ट करे, विदाउट लूजिंग ए सिंगल मिनट, हम यहीं पर इस तरीके से एक रे ड्रॉ करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो रे है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फाइनली हमने ये देख लिया कि यहाँ पर ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा कि एक रे आती है पैरेलल, पैरेलल रे आई। इसको मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आई, यहाँ पर टकराई। जिस पॉइंट पर ये जो है स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, वहीं से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल फाइंड किया, जितना एंगल है उतना ही एंगल अपोजिट साइड ड्रॉ कर दिया नॉर्मल से ही, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस पॉइंट से उस एंगल को रिप्रेजेंट करती हुई एक रे ड्रॉ कर दी। तो ये रे जो है वो बन गई हमारी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दे रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। ठीक। तो डेफिनेशन देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ये देखिए, द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा था वही स्टेटमेंट यहाँ पर अब आपको दिख रहा है। ठीक है ना? क्या स्टेटमेंट पढ़ा है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल रे आई और किस तरीके से कन्वर्ज हो गई। ठीक है। और किधर ये पहुंच गई, जो है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये जो कन्वर्जेस रे है वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई वो हमारा पॉइंट बन गया एफ। इसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। आई होप समझ में आया होगा। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। शायद आप नहीं भूले होंगे, देखिए दरवाजा खुला हुआ है इसका, ये केव है और इसका जो डोर है वो ओपन है, कुछ भी नहीं है, वैक्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि किस तरीके से हम फोकस फोकस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जब फोकस फाइंड हो गया तो हम क्यों ना जो है फोकल लेंथ देख लें। तो पोल से हम चलना स्टार्ट करते हैं और किधर, फोकस की तरफ। पोल से चलना स्टार्ट करते हैं फोकस की तरफ। तो ये जो लेंथ आती है दैट इज द फोकल लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम पोल एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड द एफ। तो पी से चलिए और एफ की तरफ मूव कर जाइए। ठीक है ना? याद रखिएगा साइन कन्वेंशन भी है इसमें, इसलिए गड़बड़ ना हो। तो हम पी से स्टार्ट किए और एफ की तरफ गए, तो जो भी लेंथ आई वो हमारी हो गई फोकल लेंथ। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम चलते हैं, एक बार हम आपको बता दें ये कौन सा मिरर था आपका, कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर में देखा कि फोकस कैसे मिलेगा, हमने देखा फोकल लेंथ कैसे मिलेगी। तो फोकस और फोकल लेंथ दोनों हम लोगों के लिए आसान हो गया। अब हम इसी चीज को देखने जा रहे हैं कौन। देखिए आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये जो अब हमें मिरर दिखाई दे रहा है, ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। क्योंकि इसका जो दरवाजा है उस पे हमने वैक्स लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं हमने क्या लगा दिया, वैक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब इसके आगे का पूरा काम वही है जो हम लोगों ने अभी तक किया है। क्या किया था अगर आपको याद है, सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास होगी कहां से, पोल से। तो ये मान लेते हैं कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसे हम पोल बोल देंगे, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट किधर होगा, भाई नेचुरल सी बात है, आज तक आपने चेहरा कभी उस साइड से तो देखा नहीं होगा जिस साइड पॉलिश होती है, हमेशा आप मिरर के सामने खड़े होते ना। इसके अलावा ऑब्जेक्ट से जो रे आने वाली है वो तो भाई डेफिनेट है, जो रे आएगी वो पॉलिश साइड से नहीं आएगी। तो अगर पॉलिश साइड से नहीं आ रही है तो पैरेलल रे कुछ इस तरीके से आपको आती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, क्योंकि इस साइड पॉलिश है तो पॉलिश साइड से तो आ नहीं सकती, तो अपोजिट पॉलिश साइड से वो जो रे है वो इस तरीके से आएगी। अब इसके आगे की कहानी वही है, जहां पे टकराई वो पॉइंट आपका बन गया नॉर्मल, उस पॉइंट को बोल दिया एन, और वहां से ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल। तो चलिए नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ध्यान समझेंगे ये क्या ड्रॉ हो गया, नॉर्मल। और इसके आगे की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं नॉर्मल से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल से चलते हैं और हमें मिलता है आई। और जो नॉर्मल से जितना एंगल मिलता है उतना ही हम नॉर्मल से अपोजिट फिर जाते हैं और मिलता है आर। ठीक है, तो ये जो रे है, इस रे को अब हम एन पॉइंट से टच कराते हुए ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। और इसके लिए हम एक नए कलर का यूज कर रहे हैं, रे वही है, चलिए क्योंकि रे वही है इसलिए कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको एन से होती हुई, ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर से ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना था क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे ब्लू कलर की है, तो इसको ब्लू कलर से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये रही आपकी रे, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो एक हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपकी रे रिफ्लेक्ट हो गई। जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हमें इसे टच कराना है तो क्या करना होगा, बगैर समय को गंवाए हमें इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाना होगा। तो अगर हम इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमें मिलता है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकस है वो फ्रंट में होता है, जबकि जो कॉन्वेक्स है उसमें जो फोकस होता है वो पॉलिश साइड होता है। फिर से वही कहानी जो हमने अभी पहले पढ़ी थी कि पोल से स्टार्ट करिए और एफ की तरफ जाइए। तो अगर पोल से स्टार्ट करके एफ की तरफ हम मूव करते हैं तो जो भी लेंथ मिल जाती है वो हमारी बन जाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, देखिए पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब एक एक वर्ड, एक एक लाइन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया, वजह कुछ भी हो, आपने सोचा कि बहुत जल्दबाजी में हम इस चीज़ को निपटा लें, तो यकीन मानिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जितने ठंडे माइंड से आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, एक छोटी-सी चीज़ की प्रैक्टिस आप 2 से 4 बार कर लीजिए, बड़े आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इस ढंग से आप पढ़ते हैं, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इस टॉपिक को हम रिलेट करेंगे किससे? जो हमारा पिछला टॉपिक था, यानी कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से एक बार इस टॉपिक को अगर हम रिलेट करना चाहें, तो देखिए कैसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना मिरर। ये देखिए बैक टू बैक हम एक साथ आपको दोनों डायग्राम साइन कन्वेंशन से कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं। बहुत जल्दबाजी में बना रहे हैं, इसलिए जो है हो सकता है थोड़ा-सा उतना अच्छा परफेक्शन ना हो, लेकिन आप समझ जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। ये हमारे पास एक मिरर है, इसका नाम आप लोग सोच लीजिए जल्दी से, इसका नाम क्या हो सकता है? मैं नहीं बताऊँगा। और एक बार ये मिरर है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता, आप बताएँगे कि इन मिरर्स का क्या नाम है? क्योंकि आधे लोग तो मिरर का नाम ही नहीं जान पाते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास 2 मिरर हैं, कौन से मिरर हैं आप जानें। और अब हमारे पास एक आने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से हमने ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, कंबाइंड प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर जो है पोल, ये इस मिरर का पोल है जो भी मिरर है, और ये इस मिरर का पोल है जो भी मिरर है। मिरर के नाम मैंने आपको सिखा रखे हैं। अब रे कैसे आएगी, देखिए दोनों एक साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रे कैसे आएगी भाई, इसमें इस तरफ पॉलिश है, तो रे अपोजिट साइड से आएगी। तो अगर रे अपोजिट साइड से आनी है, तो किस तरीके से रे आएगी? रे को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से ये देखिए रे आएगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी सभी को, ये रे आ रही है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इस तरफ पॉलिश है, तो अगर इस केस में रे आनी है तो वो रे इस तरीके से आएगी। ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो जिधर पॉलिश नहीं होती है उसी साइड से रे आप ला सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट उसी साइड हो सकता है जिधर पॉलिश ना हो। ये बात आई होप कि समझ में आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अब जहां पर टकराया, जिस जगह टकराया, उस पॉइंट को हमने नाम दिया एन। देखिए बैक टू बैक दोनों डायग्राम एक साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन नाम की चीज बचे ही नहीं। नॉर्मल से क्या ड्रॉ करना है हमको, नॉर्मल से ड्रॉ करना है हमें, सॉरी एंड पॉइंट से ड्रॉ करना है हमें नॉर्मल। तो चलिए देखिए, ये हमारा एक मान लेते हैं नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमारा नॉर्मल हो गया। हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करने वाले हैं एंगल। तो देखेंगे एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल, नॉर्मल से ये हमारा एंगल आई, और नॉर्मल से ही ये हमारा एंगल आर। यहाँ पर भी नॉर्मल से हमारा एंगल आई और नॉर्मल से हमारा एंगल आर। ठीक, और अब हम रे ड्रॉ करेंगे फटाफट बहुत जल्दी से। एक रे जो इस आर और एन से होती हुई जाती है। तो ये हमारी देखिए रे जो एन और आर वाले एंगल को रिप्रेजेंट करती हुई जा रही है, और वही चीज यहाँ पर भी एन से और ये आर को रिप्रेजेंट करती हुई जा रही है। तो ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर इसको जब पीछे हम बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, तब कहीं जा कर के ये किसी पॉइंट एफ से टकराती है, और ये तो ऑटोमेटिक एफ से टकरा रही है। पी से एफ की तरफ जाने पर फोकल लेंथ मिलती है, पी से एफ की तरफ जाने पर फोकल लेंथ मिलती है। बिल्कुल देखिए डायग्राम पे कंसंट्रेट रखिए, दोनों पैरेलल एक साथ रखिए, ताकि आपको चीज बहुत अच्छे समझ में आ सके, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम इस केस की बात करें, केस नंबर 1, तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है ये हमारी पॉजिटिव है, इसलिए जो एफ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हम देखें, हमारे पास ये जो डायरेक्शन दिख रही है
ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। साइन कन्वेंशन अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो बहुत जल्दी से ये बात समझ में आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा और समझा कि जो फोकल लेंथ है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, वो किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। फोकल लेंथ एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और स्फेरिकल मिरर की डिपेंड होती है। ठीक है। क्योंकि अगर हमें इस फोकल लेंथ पॉइंट के बारे में ही नहीं इंफॉर्मेशन है, और ये पॉइंट एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है, कैसे हम अपनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं समझ पाई तो बहुत ही मुश्किल है कि आप कभी भी भविष्य में इमेज फॉर्म कर पाए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो आई होप कि ये जो फोकल लेंथ वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, और इसी तरीके से एक एक टॉपिक को, एक एक छोटी से छोटी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा, और पीछे वाले टॉपिक से उसको लगातार जोड़ता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि जो चीज मैंने पढ़ाई उस चीज को आप पहले तो आप नोट कर लें, एक बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाइए, उसमें आप नोट कर लीजिए। सेकंड काम आपको क्या करना है कि बस अपने मन से इन्हीं चीजों को 2 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। भूलिए तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए कि ये जो डे डायग्राम जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिए उतने आसान है नहीं, जब तक कि आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्पेशली कि हमारा फर्स्ट केस जो था, ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट केस जो था उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे होगी, साइन कन्वेंशन से इसको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। और सेकंड केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे हो गई, ये भी साइन कन्वेंशन से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। और मिरर के नाम प्लीज आप मत भूलिएगा कोई भी। ठीक है। क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब बच्चे कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स जगह कॉनकेव मिरर बना देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सा मिरर बना रहे हैं। और बड़ा ताज्जुब की बात है, 10th में पढ़ के आए हैं लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल लेक्चर मैंने आपको दिया था फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर पे। आई होप एंड आई बिलीव कि आप सबको समझ जरूर आया हो। ओके, थैंक यू।